ओके फाइन। तो आज स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन से, फिजिक्स का सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई मीन अगर ये टॉपिक नहीं आया तो समझ लो आगे की पूरी फिजिक्स डूब गई है। आपके 11th के आगे के टॉपिक्स, आपके 12th के आगे के टॉपिक सारे लॉज ऑफ मोशन पे कहीं ना कहीं वो लॉज ऑफ मोशन पे डिपेंडेड है। ठीक है, तो चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 लॉ दिए हुए हैं। न्यूटन ने 3 लॉ दिए हुए हैं, तो सबसे पहला लॉ देखते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट स्टेज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन in a straight line, in a straight line until acted upon by an external unbalanced force। ठीक है, लर्न करना अच्छे से, एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर स्टेटमेंट माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, सो फिर से एक बार अच्छे से मेरे साथ इसे रिपीट करो। एवरी ऑब्जेक्ट स्टेज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until acted upon by an external unbalanced force। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, ये डेफिनेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अभी जानेंगे इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, पुराने जमाने की बात है, जब आई मीन ग्रीक्स के जमाने की बात है, तब उन्होंने एक अलग लॉ दिया था जो ऑब्वियसली गलत है। तो उन्होंने क्या बोला था, बेसिकली उनका क्या अजम्पशन था कि अगर मैं कोई भी चीज सपोज फेंकता हूं, आई मीन यहाँ पे सपोज मैं कोई बॉल रोल कर रहा हूं, तो किसी टाइम बाद जाके बॉल रुक जाता है, किसी टाइम बाद जाके रुक जाता है। तो तब क्या लोगों की समझ थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रहने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो ये बेसिकली मैं कन्वेंशनल थॉट लिखता हूं यहाँ पे। कन्वेंशनल मतलब, कन्वेंशन का लिटरल मीनिंग होता है पुराना, कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल बिलीफ क्या था? तो कन्वेंशनल बिलीफ ये था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रहना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रहना है, तो फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स का सोर्स रोक दूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ठीक है, ये कन्वेंशनल बिलीफ था। लेकिन न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, इधर वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहेगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डे टू डे एक्सपीरियंस देखें, अगर मैं कोई भी फॉर एग्जांपल एक बॉल ले लो, अगर मैंने इसे रोल करके मैंने छोड़ दिया, मतलब अभी मैं उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद जाके वो रुक जाता है। तो न्यूटन का लॉ गलत है क्या? एक्चुअली न्यूटन का लॉ गलत नहीं है। इसमें रीजन क्या है कि जब भी मैं कोई बॉल फेंकता हूं तो उस पे एयर रेजिस्टेंस आ जाता है, उस पे ग्राउंड का फ्रिक्शन का रेजिस्टेंस आ जाता है और बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के उस पे फोर्सेस लगते हैं एंड दैट्स द रीजन बॉल रुक जाता है। बट यही चीज अगर मैं स्पेस में देखूं, अगर यही चीज मैं स्पेस में देखूं, अगर मैं स्पेस में कोई भी चीज फेंकता हूं, तो वो वाला जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कंटिन्यू रखेगा, भले ही उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, सो न्यूटन ने क्या बताया कि अगर ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पे है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, बेसिकली दो अलग अलग केसेस है। इधर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या फिर वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन पे जा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, सो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, लाइक हमने देखा था सर्कुलर मोशन के केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर के मोशन के केस में, चलो स्पीड तो कांस्टेंट रहती है ऑब्जेक्ट की, लेकिन हर एक पॉइंट पे उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है एंड दैट्स द रीजन उस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, जो हमने डिराइव किया था पिछले क्लास में। ठीक है, सो सिर्फ दो ही ऐसे केसेस है जहां पे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। सबसे पहला केस की ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रुका है, दूसरा केस की ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो सब लोगों को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है, उसका मीनिंग? अगर क्लियर है थम्स अप दे दो एक। ठीक है, चलो अभी इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, आई मीन कुछ साल पहले, आई गेस 2016 की बात है, हाँ 2016 की बात है, मंगलयान भेजा था इंडिया ने।
ठीक है, मंगलयान मीन्स जो हमने जो सैटेलाइट मार्स में भेजी थी, ठीक है, जो अभी मार्स को ऑर्बिट कर रही है, ठीक है। सो इंडिया की जो सैटेलाइट, इंडिया का जो रॉकेट था और यूएस का जो रॉकेट था, ठीक है, इंडिया का रॉकेट पहले लॉन्च किया गया था और उसके बाद यूएस का रॉकेट लॉन्च किया था, ठीक है। चलो यहाँ पे छोटा सा डायग्रामेटिक व्यू भी दिखा देता हूं मैं। ये सपोज अपनी अर्थ है, यहाँ पे अपनी अर्थ है और यहाँ पे मार्स है, ठीक है। ऑब्वियसली इतना ज्यादा छोटा भी नहीं है मार्स, बट ठीक है चलो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का रॉकेट लॉन्च किया था और यहाँ से यूएस का रॉकेट लॉन्च किया था, ठीक है। यूएस का जो रॉकेट था उसमें 6 गुना ज्यादा पावर थी, यूएस का जो रॉकेट था उसमें 6 गुना ज्यादा पावर थी, ठीक है। और यूएस का रॉकेट बाद में लॉन्च होने के बावजूद पहले पहुंच गया था। यूएस का जो रॉकेट था उसे लेट लॉन्च किया था, लेकिन वो अर्थ से पहले पहुंच गया था। और अर्थ सॉरी इंडिया के रॉकेट से पहले पहुंच गया था। इंडिया का जो सैटेलाइट था वो थोड़ा बाद पहुंचा था। तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या था? इसका एप्लीकेशन ये था कि ये लोग ने एकदम प्रॉपर आई मीन यूएस के रॉकेट में ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं थी, ज्यादा टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं थी। इज्जत का रॉकेट है, फ्यूल बर्न करेगा, पहुंच जाएगा। बट इंडियंस ने थोड़ा सा स्मार्ट वे इसमें अप्लाई किया था। अभी इंडियंस ने क्या किया था, उनको फ्यूल बचाना था, प्लस बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स है। तो उन्होंने बराबर जो ऑर्बिट्स है, अर्थ का ऑर्बिट है, मार्स का ऑर्बिट है, एकदम उसके एकदम टेक्निकली जो था, एकदम प्रॉपरली उसके ट्रेजेक्टरीज को मार्क किया था। तो इंडिया ने क्या किया, जो सैटेलाइट यहां तक आया, बाद में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने रॉकेट का इग्निशन रोक दिया। रॉकेट का इग्निशन रोक दिया। अभी सिंस रॉकेट का इग्निशन रुक गया है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं है, तो रॉकेट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, उसका स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज स्पेस में एनीवेज देयर इज वैक्यूम। अगर तुम यही चीज अर्थ में करोगे तो अर्थ में एटमॉस्फेयर है, तो वैक्यूम के कारण चीजें स्लो डाउन होती है और रुक जाती है। बट स्पेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो रॉकेट लॉन्च कर दिया, सैटेलाइट लॉन्च कर दी, एक इसको वेलोसिटी पे डाल दिया और बाद में उसे इग्निशन रोक दिया। अभी इसने मेजर पार्ट उसका जो पाथ था, वो जर्नी का मेजर पार्ट उसने बिना इग्निशन के ट्रैवल किया, एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता गया करता गया करता गया, और यहां से मार्स आता गया आता गया आता गया। जैसे नजदीक आया, आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने बाद उन्होंने इग्निशन फिर से चालू किया। इनफैक्ट वो एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इग्निशन फिर से चालू होता नहीं है। बट इंडिया के केस में गॉड्स विल कि वो इग्निशन स्टार्ट हो गया और इसके बाद ये प्रॉपर इसके मार्स के ऑर्बिट में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन दिखाई देता है कि एक वेलोसिटी तक लाके छोड़ दिया सैटेलाइट को और बाद में उसका इग्निशन रोक दिया। अच्छा, ये क्यों किया गया? जो फ्यूल बचाने के लिए। आई मीन 8 महीने बिना फ्यूल के रॉकेट मस्त में ट्रैवल कर रहा है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ का ही एप्लीकेशन है कि बिना किसी फोर्स के कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इतना क्लियर है सब लोग को? चलो, फर्स्ट लॉ हो गया। अभी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। तो उसका स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं, एग्जैक्टली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है, एंड देन विल सी उसका एक्सप्लेनेशन और उसके कुछ एप्लीकेशंस एंड ऑल, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमर्स्ड फोर्स, या फिर चलो इमर्स्ड वर्ड हटा दो। Rate of change of momentum is directly proportional to applied force and takes place rate of change of momentum is directly proportional to applied force and takes place in the direction of force, ठीक है। फिर से एक बार ये जो स्टेटमेंट है इसे अच्छे से समझ लेना। पहले तो अच्छे से ये माइंड में डाल लेना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि यार ये मोमेंटम क्या हो रहा है, कि रेट क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास सपोज स्मॉल एम है और ये किसी v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये किसी v वेलोसिटी के साथ, या फिर चलो u इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, ये u वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ना इस पे एक फोर्स अप्लाई किया। सपोज मैंने कैपिटल F फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्स फॉर सम टाइम, कुछ टाइम ये फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये जो मेरा पार्टिकल है ना,
ये सपोज इसका वेलोसिटी कहीं और चला गया, ये सपोज यू वेक्टर है, और सपोज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, चलो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे चला गया, ठीक है, वी वेक्टर इसे मैं बोल देता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर के हिसाब से लिखूंगा मैं, तो वो हो जाएगा मास, हमें पता है मोमेंटम होता है, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, सिंपली मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पे आई विल सिंपली राइटिंग यू वेक्टर। तो ये अपना इनिशियल मोमेंटम है। अपना फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अपना फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू फाइनल मोमेंटम का वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा अपना फाइनल मोमेंटम, सही है। सो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, मैं बोल रहा हूँ सपोज इसे टोटल टी टाइम लग रहा है, मतलब ये पूरे प्रोसेस को, या फिर मैंने टोटल टी टाइम के लिए मेरा फोर्स अप्लाई किया था मैंने, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, मैं इसे डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करता हूं। किसी भी क्वांटिटी का चेंज क्या होता है, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये चेंज इन मोमेंटम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज इन मोमेंटम है। अच्छा, अभी किसी भी चेंज का रेट क्या होता है, किसी भी चीज का रेट क्या होता है, उसे जब टाइम से डिवाइड कर देते तब, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी वेक्टर माइनस एम यू वेक्टर अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली मास कॉमन ले लेता हूं मैं, ये बन जाएगा वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर होल डिवाइडेड बाय टाइम। और हमें पता है ये जो क्वांटिटी इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, ये वाली क्वांटिटी अपनी एक्सेलरेशन है। तो यहां से हमें फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। एक्चुअली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट वो हमने एसआई यूनिट में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 डाल देते, तो एनीवेज हमें ये फॉर्मूला निकल जाता है। तो यहां से ये फॉर्मूला निकलता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, मास इज कांस्टेंट, जहां पे मास कांस्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल जब कभी भी ऑब्जेक्ट टूट वगैरह जाता है, तब फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, फोर्स इज गिवन बाय डीपी बाय डीटी, ठीक है। ये पी बेसिकली मोमेंटम के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख दो मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी, ठीक है। अभी ये वाला जो फॉर्मूला है थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ से तुम्हें इतना रहना है। तो सब लोग को इतना क्लियर है कि ये क्या है, न्यूटन का लॉ क्या है बेसिकली, आई मीन कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, एंड इट टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम है। सब लोगों को इतना क्लियर है, ठीक है। चलो, एक फोर्स का डेरिवेशन तो कर दिया हमने कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जब मास कांस्टेंट है। और अगर मास कांस्टेंट नहीं है, अगर मास कांस्टेंट नहीं है, तब फोर्स का फॉर्मूला इज डीपी बाई डी टी, ठीक है। साइज तेरा डाउट मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। जब मास कांस्टेंट नहीं है तब फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू जब मास कांस्टेंट है तब फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन, जब मास कांस्टेंट नहीं है तब फोर्स इज गिवन बाय डीपी बाय डी टी, ठीक है। बेसिकली जो मोमेंटम है, मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उससे हमें फोर्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा अभी इनसाइड जान रहे थे, तो मैथमेटिकली तो हमने 2-3 चीजें कर ली, अभी थोड़ा इनसाइड जान रहे थे बेसिकली इसका है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। सपोज आई मीन यहां से एक साइकिल जा रही है, यहां से एक साइकिल जा रही है और यहां से एक ट्रेन जा रही है, ठीक है। यहां से साइकिल ट्रैवल कर रही है और यहां से ट्रेन ट्रैवल कर रही है, ठीक है। मैंने साइकिल को बेसिकली मैंने साइकिल को एक पंच किया। सपोज मैं साइकिल और ट्रेन दोनों को इक्वल अमाउंट में पंच कर रहा हूं, ठीक है। कौन रुकने का चांसेस ज्यादा है, साइकिल रुकेगी, रुक सकती है वो भी पता नहीं, बट काइंड ऑफ रुकेगी, बट ट्रेन को फर्क भी नहीं पड़ेगा। मतलब मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं उससे ट्रेन को फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ट्रेन का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज है, आई मीन अगर सपोज साइकिल है, अब अभी सिर्फ साइकिल को कंपेयर करते हैं, एक साइकिल है दूसरा साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे साइकिल बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रही है और यहाँ पे साइकिल रुकी हुई है, ठीक है। अगर दोनों को मैं पंच कर रहा हूँ सामने से, फिर दोनों को मैं धक्का मार रहा हूँ, जो साइकिल रुकी हुई है उसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, बट जो साइकिल चल रही है उसका इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, एक्चुअली चेंज होगा, बट उसका एक ऑलरेडी एक डायरेक्शन है मोमेंटम का। तो बेसिकली न्यूटन जो मोशन है चीजों का, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो वो पार्टिकल के मास पे और दूसरा पार्टिकल के वेलोसिटी पे, ठीक है। एंड दैट्स द रीजन मोमेंटम और फोर्स में एक रिलेशन है।
तो मोमेंटम और फोर्स में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने बताया था, ठीक है, कि अगर कोई भी चीज मोशन में है तो उसे रोकने के लिए, सपोज मुझे उसे रोकना है, तो अगर मैंने मास एक साइकिल का एग्जांपल दिया और ट्रेन का एग्जांपल दिया, दोनों सपोज सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो किसको रोकना आसान होगा? ऑब्वियसली साइकिल को रोकना आसान होगा, बिकॉज ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है। तो यहां से पता चल रहा है कि मास पे भी डिपेंड, एक फैक्टर जो है मोमेंटम का मास पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज, एक साइकिल एकदम 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और दूसरी साइकिल जो है जिसका मास सेम है वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अभी दोनों में से किसको रोकना इजी होगा? ऑब्वियसली जो साइकिल जिसका वेलोसिटी कम है उसको रोकना ज्यादा इजी होगा। तो यहां से और एक चीज पता चल रही है कि मोमेंटम पे एक वेलोसिटी का फैक्टर भी है, मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा। तो यहां से बेसिकली मोमेंटम का एक आइडिया आता है कि मोमेंटम जो है वो तो मास पे भी डिपेंड करता है और तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। और वहां से मोमेंटम का फॉर्मूला निकल के आ गया कि मोमेंटम इज नथिंग बट मास टाइम्स वेलोसिटी। और फिर यही मोमेंटम का फोर्स से क्या रिलेशन है कि ये मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होता है ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ने बताया है। इतना क्लियर है सब लोग को? अभी सेकंड लॉ तो हो गया, अभी आते हैं थर्ड लॉ पे, ठीक है, अभी आते हैं थर्ड लॉ पे, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? every action has an equal and opposite reaction, ठीक है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में यहां पे इक्वल एंड ऑपोजिट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बोला है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होता है? उसी टाइम पे, ठीक है। बट ये चीज ना एग्जैक्टली प्रूवन नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट इससे डिसएग्री करते हैं, इसलिए मैंने भी लिखना रही हूं डायरेक्टली इसे ऑपोजिट रिएक्शन ही बोल देते, ठीक है। तो अभी ये देखते क्या है। अगर सपोज ये मेरा वाटर है, मैं इसे पंच कर रहा हूं, इफ आई एम पंचिंग इट, या फिर अगर मैं इसे धक्का दे रहा हूं, तो कैन आई से मेरे हाथ को भी एक फोर्स महसूस हो रहा है जो ये वॉल लगा रही है, सॉरी ये वाटर लगा रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ भी एक्शन करूं, एक काउंटर रिएक्शन आएगा, और वो एग्जैक्टली बहुत उसी टाइम पे आता है, इसलिए बहुत लोग इसे इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, बट ये चीज एग्जैक्टली प्रूव नहीं है, ठीक है। बट ये लॉ को समझ लो। आई मीन अगर सपोज मैं किसी को पंच कर रहा हूं, तो सिर्फ उसे नहीं लगेगा, मेरे हाथ को भी लगेगा। तो बेसिकली वहां से भी इक्वल अपोजिट रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं वॉल को पुश कर रहा हूं, तो उसी के साथ वॉल भी मुझे फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी, ठीक है। तो यहां से पता चल रहा है कि मैं जो फोर्स अप्लाई करूंगा एग्जैक्टली वही फोर्स मुझे रिवर्ट बैक करेगा, ठीक है। और तो इक्वल एंड अपोजिट इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे दूसरा मास है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। ये मास ना इस पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, सपोज F फोर्स अप्लाई कर रहा है, मास 1 मास 2 पे F फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो मास 2 मास 1 पे एग्जैक्टली F फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नीट्यूड सेम देगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ठीक है। अगर मैं इससे राइट में धक्का मार रहा हूं, तो ये वार्डरोब मुझे लेफ्ट में धक्का मार रहा है, तो इट इज इक्वल एंड अपोजिट। तो सब लोग को क्लियर है? कुछ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें, सबसे बेसिक है ये, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का बेस्ट एग्जांपल है रॉकेट। रॉकेट कैसे चलता है? तुम बेसिकली जो एग्जॉस्ट गैस होती है अपनी, उसे बहुत हाई वेलोसिटी से पीछे इजेक्ट करते हैं, सो रॉकेट पे अपर डायरेक्शन में एक थ्रस्ट लगता है, ठीक है। फिर ये सारे न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जांपल है। अगर मैं बॉल को फेंक के मार रहा हूं एक वॉल पे, तो वो फिर से रिवर्ट बैक होता है। तो वो रिवर्ट बैक क्यों होता है? बिकॉज वॉल उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है। तो ये सारे न्यूटन थर्ड लॉ एग्जांपल है। आई होप सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। अभी देखेंगे ये फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग कुछ भी नहीं है, इट इज बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जितने भी अलग अलग टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, वो सारे फोर्सेस को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उस पर लगा दो, और वो बेसिकली उसका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मुझ पे कौन से फोर्सेस लगेंगे? सबसे पहले तो मुझ पे ग्रेविटी एक्ट करेगी नीचे। सपोज मेरा मास स्मॉल एम है और जी, तो स्मॉल एम इंटू जी इतना फोर्स ग्रेविटी एक्ट करेगी। ऑल्सो जो जमीन है वो मुझे ऊपर पुश करेगी, तो उसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं हम। तो मैं इसे एन से रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल एन, ठीक है। ये अपवर्ड होगा, तो इसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और मैं इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करूंगा।
ठीक है। सो और कोई इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये हो गया बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं अलोंग विथ उसका डायरेक्शन प्रॉपरली एरो से उसमें लगा दो, तो वो बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हो जाता है। सब लोगों को इतना क्लियर है? ठीक है, तो एक फ्री बॉडी डायग्राम तो पता चल गया, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए अलग अलग टाइप के क्या फोर्सेस होते हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल सबसे पहले देख लेते हैं कि अलग अलग। अभी देखो जैसे मैंने तुम्हें नॉर्मल फोर्स बता दिया, वैसे ही और अलग अलग टाइप के कैसे फोर्सेस है, उसे कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो लिखो डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस। डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस, अलग टाइप का फोर्स। सबसे पहले चलो कॉन्टैक्ट फोर्स देख लो। कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है बेसिकली, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, व्हेनेवर देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो उनके बीच में जो फोर्स है उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कॉन्टैक्ट फोर्स अगर देखा जाए तो इसके दो कैटेगरी में इसे डिवाइड कर सकता हूं मैं। सबसे पहला हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा हो गया नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जब भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो उनके बीच का जो फोर्स है उसे हम बेसिकली कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ये पूरे कांटेक्ट फोर्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया और एक तो नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। अभी ये एग्जैक्टली exactly है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है, वो जरा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और यहां पे उसके ऊपर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे लेने जाऊं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को अगर राइट में पुश करने जाऊं, तो इसको ना इसको कोई चीज रोकेगी पीछे, और वो क्या होगी, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन। अच्छा, सो कैन आई, अच्छा ये अपना सरफेस का प्लेन है, ये अपनी सरफेस है। सो कैन आई से फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके बारे में लिख सकता हूं, इट एक्ट्स इन द लाइन ऑफ प्लेन, इन द लाइन ऑफ प्लेन, या फिर बोल सकता हूं पैरेलल टू प्लेन, इन द पैरेलल टू प्लेन, ठीक है। बिकॉज ये सपोज मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है। सपोज मैं मेरे ऑब्जेक्ट को राइट में लेके जा रहा हूं, तो इस पे फिर फ्रिक्शन लगेगा जो लेफ्ट पे लगेगा, ठीक है। सो ये एक्चुअली देखा है तो ये जो मेरा लाइन है प्लेन का, वो उस डायरेक्शन में लग रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नॉर्मल फोर्स की बात करूं, सो ये सेम ये ले लेते, से एग्जांपल ले लेते। सपोज ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये नीचे एन से ढकेल रहा है, तो नीचे वाला ब्लॉक, हमें न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस से ऊपर ढकेलेगा, तो यहाँ पे भी एन लगेगा, सही है। ओके, तो अभी यहाँ पे पता चल रहा है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल फोर्स के बारे में लिख लो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इनफैक्ट नॉर्मल का मीनिंग ही वो है, नॉर्मल टू अ सरफेस का मीनिंग ये होता है कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो उसमें जो नॉर्मल है, दैट नॉर्मल इज नथिंग बट वो प्लेन, वो मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर वाला लाइन। तो यहाँ पे एग्जैक्टली exactly वही हो रहा है, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है हमेशा। तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स सब लोगों को क्लियर है? अगर जिन को क्लियर, थम्स अप दे दो। ओके, अभी नेक्स्ट लिखो टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, ठीक है। ये बेसिकली कहां पे दिखाई देता है, स्ट्रिंग में दिखाई देता है। स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का मीनिंग रस्सी। आई होप मेरी हिंदी सही है। रस्सी, रोप, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो इसे स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग में स्लैक नहीं है, स्लैक का मीनिंग अगर मैं कोई भी रस्सी देखूं तो अगर मैं उसे टाइट कर दूं तो बेसिकली वो स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। सो अगर स्लैक नहीं है स्ट्रिंग में, तब जाके वो टेंशन फोर्स प्रोवाइड करेगा, तब जाके वो टेंशन फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, सपोज यहां पे मैं खड़ा हूं और यहाँ पे अपना मास खड़ा है, ठीक है। हम लोग बेसिकली टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं,
हम लोग टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली माज यहाँ पे पुल करेगा, माज यहाँ पे पुल करेगा और मैं यहाँ पे पुल करूंगा। अच्छा कौन जीतेगा बताओ जरा मुझे। चलो फिर हम दोनों टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ठीक है। हम दोनों रस्सी को पकड़ लिए, यहाँ पे मैं हूं और यहाँ पे अपना माज है, ठीक है। हम दोनों पुल कर रहे हैं, हम लोग वी आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर, ठीक है। तो अभी ये जो रस्सी है, यहाँ पे जो रस्सी ऑब्वियसली वो टाइट हो जाएगी, वो टॉट हो जाएगी, ठीक है, उसे टॉट बोलते हैं। टॉट का और स्लैक का मीनिंग, जब वो रस्सी हैंग होती है उसे स्लैक बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग पे या एक रस्सी पे, तो वो टॉट हो जाएगी। तो टॉट हो जाएगी तो मतलब वो फोर्स अप्लाई करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो रस्सी है ना, ये रस्सी मुझे यहाँ पे खींचेगी और मास को यहाँ पे खींचेगी। तो ये टेंशन फोर्स मुझ पे राइट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और टेंशन फोर्स मास पे लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो एक रूल है इसका, वो रूल क्या है कि टेंशन ऑलवेज पुल्स, टेंशन ऑलवेज पुल्स। ये चीज याद रखो, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। जब हम लोग आगे फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे तो बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं। तो प्लीज इतना याद रखो कि टेंशन ऑलवेज पुल्स। कभी ऐसा सुना है कि मैंने रस्सी से किसी को धक्का दिया, ठीक है। कभी ऐसा सुना है कि मैंने रस्सी ली और रस्सी से उसे धक्का दिया, मैंने कभी ये सुना है? नहीं। तो टेंशन फोर्स जो है कभी पुश नहीं कर सकता। ऑन द देन कभी ऐसा सुना है कि मैंने रस्सी ली, उसे रस्सी से खींचा, ये बोल सकता हूं ना मैं। तो या जो रस्सी होती है वो हमेशा खींच सकती है, रस्सी कभी धक्का नहीं दे सकती। तो टेंशन कैन नेवर पुश, टेंशन कैन ऑलवेज पुल। तो हम टेंशन का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे? जहां पे भी टेंशन है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, वो कभी भी ऑब्जेक्ट को धक्का नहीं मार सकता, हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिख दो, टेंशन। तो टेंशन फोर्स क्या होता है? बेसिकली जो रस्सी में फोर्स होता है वो, उसे टेंशन फोर्स बोलते हैं। कब एक्ट होता है? जब रस्सी में स्लैक नहीं होता या फिर जब रस्सी टॉट होती है। कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है? तो डायरेक्शन के लिए हमेशा ये चीज याद रखनी है कि टेंशन ऑलवेज पुल्स। अभी यहाँ पे देख रहे हो कि मुझे राइट डायरेक्शन में रस्सी पुल कर रही है और मास को लेफ्ट डायरेक्शन में रस्सी पुल कर रही है, ठीक है। सो यहां से हम डायरेक्शन पता करते हैं। तो सब लोग को टेंशन फोर्स एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अभी लिखो स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, अभी नाम से पता चलता है स्प्रिंग फोर्स क्या, जो जो स्प्रिंग होती है वो जितना फोर्स अप्लाई करेगा वो, ठीक है। तो सपोज ये अपनी स्प्रिंग है, कुछ ऐसे दिखती है, तो स्प्रिंग कितना फोर्स अप्लाई करेगी वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। दो टर्मिनोलॉजी है, एक होता है नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ, और दूसरा टर्मिनोलॉजी है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अभी नेचुरल लेंथ क्या होता है? अभी मैंने स्प्रिंग ले लिया, तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया, वो स्प्रिंग कुछ फोर्स अप्लाई करेगी? नहीं अप्लाई करेगी, बिकॉज वो उसके नेचुरल स्टेट पे। तो स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ होता है, ना मैंने उसे खींचा है ना मैंने उसे दबाया है, तो जो नेचुरल स्टेट होता है स्प्रिंग का, उसे हम नेचुरल लेंथ बोलते हैं स्प्रिंग की, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता। तो ये नेचुरल लेंथ का कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है अभी ये देख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये मैंने स्प्रिंग को यहाँ पे ऐसे अटैच कर दिया, मैंने इसे स्प्रिंग को यहाँ पे इसे अटैच कर दिया, और ये सपोज स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अभी मैं क्या कर रहा हूं? अभी मैं स्प्रिंग को सपोज खींच रहा हूं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे इसका खींचने का एक हैंडल है और मैं इसे सपोज कुछ एक्स डिस्टेंस आगे खींच लेता हूं, इस हैंडल को मैं कुछ एक्स डिस्टेंस आगे खींच लेता हूं। तो ये स्प्रिंग कैसे दिखेगी? स्प्रिंग कुछ ऐसी दिखाई देगी, थोड़ी खींच जाएगी स्प्रिंग, ठीक है। तो और मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने इसे एक्स डिस्टेंस खींचा है, मैंने इसे एक्स डिस्टेंस खींचा है, ठीक है। तो स्प्रिंग कितना फोर्स अप्लाई करेगी? स्प्रिंग के फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के इंटू एक्स, जहां पे के होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब ये माइनस साइन का क्या मतलब, मैं जितना उसे ज्यादा खींचूंगा स्प्रिंग उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। और वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, जहां पे एक्स क्या है, मैंने उसे नेचुरल लेंथ से उसे कितना ज्यादा खींचा या फिर मैंने उसे कितना ज्यादा दबाया है, आई मीन नेचुरल लेंथ के बाद उसका कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये होता है स्प्रिंग फोर्स और ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा माइनस साइन का फंडा क्या है? अभी सपोज एक्स का डायरेक्शन ऐसा है ना, मैं यहां से इसे ऐसे खींचा है, मैंने इनिशियल पोजीशन लेफ्ट में था, मैंने लेफ्ट से राइट में खींचा है। अभी तुम मुझे जरा सोच के बताओ, जो स्प्रिंग जो है वो कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? कैन आई से अपनी जो स्प्रिंग है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? तो बेसिकली तुम उसे जिस डायरेक्शन में खींचेंगे स्प्रिंग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। इसी का एक काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं
इसी का काउंटर एग्जांपल क्या देख लेते हैं कि स्प्रिंग को सपोज मैंने दबाया है, सपोज यहां पे आ गया, उसका हैंडल में यहां पे लेके आ गया, तो बेसिकली मैंने किया कि मैंने स्प्रिंग को दबा दिया, मैंने स्प्रिंग को दबा दिया, तो सपोज ये तो मेरा मीन लेंथ है, मीन पोजीशन था, और ये अभी इतना आ गया है, और बेसिकली मैंने एक्स डायरेक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा, मैंने उसे इतना दबाया है, तो ऑब्वियसली जब मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूं तो स्प्रिंग रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, बेसिकली स्प्रिंग जो है वो पुश करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगाएगी एफ, और उसका फॉर्मूला एनीवेज इट इज माइनस के एक्स। तो ये माइनस साइन का फंडा क्या है, जिस डायरेक्शन में मैं इसे खींचूंगा या पुश करूंगा पुल करूंगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मेरा स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, के एक्स के मैग्नीट्यूड का। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो किसी भी स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। तो सब लोगों को स्प्रिंग फोर्स क्लियर है। अब इसी का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कुछ एकदम बेसिक सा, बेसिक अप्लाई कैसे करना है इसे, कि सपोज स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है से 2 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अभी मैंने स्प्रिंग का लेंथ कितना कर दिया, उसे खींच के मैंने उसे 5 सेंटीमीटर कर दिया है, ठीक है। और इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 न्यूटन पर मीटर, मतलब अगर मैंने इसे 1 मीटर खींचा तो स्प्रिंग 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगी। ये अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। नेचुरल लेंथ उसका कितना है, 2 सेंटीमीटर है, नेचुरल लेंथ 2 सेंटीमीटर, और मैंने इसे 5 सेंटीमीटर खींचा है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा डिफरेंस, नेचुरल लेंथ और एक्चुअल स्टेट में डिफरेंस। तो 5 - 2 करूंगा तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो जाता है, फोर्स हो जाता है के इंटू एक्स, तो के कितना है 1000। अब ये जो एक्स है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में, तो मैं इसे 3/100 लिख दूंगा, 3/100 मीटर बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो गया 30 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, स्प्रिंग कितना फोर्स अप्लाई करेगा, स्प्रिंग 30 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा, और ये क्या होगा, बेसिकली पुल होगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखो यहाँ पे, जब भी हम स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं, ठीक है, जब भी स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग पुल करता है, जब मैं स्प्रिंग को इलोंगेट करूंगा तो स्प्रिंग पुल करेगा। ऑन द अदर हैंड जब भी हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, जब भी हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तब स्प्रिंग पुश करता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाएंगे तब उनके डायरेक्शंस हमें प्रॉपर्ली लगाने आने चाहिए चीजों के, फॉर दैट रीजन आई एम राइटिंग दिस। तो सब लोगों को क्वेश्चन क्लियर है, जिन जिन को क्लियर है थम्स अप दे दो एक।